स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर आपके सामने एक नई जीके की वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से जो हमारा हिस्ट्री का एक पोर्शन है जो आसानी से याद नहीं रहता, उसी हिस्ट्री के पोर्शन को हम देखेंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं उन्हें देखेंगे। और हम बात कर लेते हैं ये जो क्लास एनसीईआरटी की यदि हम बात करते हैं तो क्लास 6 से आते हैं, लगभग क्लास 6 के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में 7th के भी, यानी कि जो एंशिएंट पीरियड होता है पहले उसमें से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और यदि वीडियो लंबी नहीं हुई तो फिर हम मिड वाले पीरियड में भी चलते हैं जाएंगे। तो चलिए, कुछ बूंदों जो हमारा एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो जीके का एक समंदर है, उस समंदर में से कुछ बूंदे जीके की निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जैसे कि आप सभी को पता भी है कि सिंधुकालीन सभ्यता यानी कि हमारे यहाँ पे जो एक सिंधु नदी बहती थी, उस सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता जन्मी थी, यानी कि एक जीवन शैली आई थी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा जो एक नगर खोजा गया था उसका नाम हड़प्पा था, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। वहीं पर इसका दूसरा जो अन्य नाम है सैंधव सभ्यता भी हम इसे कहते हैं। और इस सभ्यता के लोग जो होते हैं वो कांस्य से परिचित थे, इसीलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। तो ये जो सभ्यता हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में ये हमारा है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसकी यदि हम बात कर लेते हैं तो इसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था। तो जैसे मैंने बताया जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के इसके आसपास में इसका जो फैलाव था, ठीक है ना। और बाकी जो इसके स्थान थे वो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से हम कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ था, ठीक है ना। तो यदि मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले, यदि हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में हम कह सकते हैं मांडा एक क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। उसमें वहाँ पे इसका क्या है, ये आपका वहाँ तक इसका फैलाव है। इसके बाद में यदि हम दक्षिण में चलते हैं तो दक्षिण में महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे इसका एक स्थल, वहाँ तक इसका विस्तार है। यानी कि हम कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की यदि हम बात करें सॉरी उत्तर से दक्षिण की यदि हम बात करें तो उत्तर में हम कह सकते हैं आपका मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे। इसके बाद में दूसरा जो स्थल एंडिंग स्थल है वो महाराष्ट्र के अंदर हम कह सकते हैं दैमाबाद जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। वहीं यदि हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में हमारा आ जाता है आलमगीरपुर, यानी कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ के पास में हिंडन नदी के किनारे, ठीक है ना। ये आपका फैलाव है। और यदि हम फिर वहीं पर पश्चिम की बात कर ले तो सूत कांगेडोर ये एक जगह है दासक नदी के किनारे बलूचिस्तान में, ठीक है ना। ये आपका कहाँ है, ये पश्चिम में है, ठीक है ना। तो पूर्व की यदि बात करते हैं तो पूर्व में आलमगीरपुर, ठीक है ना, हिंडन नदी के किनारे जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं पश्चिम में क्या है, सुतकांगडोर जो कि बलूचिस्तान के अंदर है, और दासक नदी के किनारे ये इसका विस्तार है। और यदि बात कर लेते हैं तो 3 देशों में ये जो सभ्यता थी फैली हुई थी। इसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में और बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में, और बाकी जो भारत में ये इसका विस्तार है। यानी कि जब भारत हम कह सकते हैं तीनों क्षेत्र में ये सभ्यता पाई गई थी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन कौन थे, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले जो हड़प्पा हम कह सकते हैं, हड़प्पा जो एक नगर की खोज हुई थी जो कि सबसे बड़ा नगर है, ठीक है ना, इस सभ्यता का, उसके दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था 1921 में। वहीं मोहन जोदड़ो की खोज जो एक नगर था उसकी खोज क्या हुई, राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, ठीक है ना। वहीं लोथल जो कि एक बंदरगाह है गुजरात का, ठीक है ना, गुजरात का बंदरगाह है जहाँ से जल के द्वारा यानी कि समुद्र के द्वारा दूसरे देशों से आयात निर्यात होता था। ये रंगनाथ राव द्वारा इसका खोजा गया। और जो धोलावीरा हाल ही फिलहाल में जिसको कि विश्व विरासत घोषित किया गया है जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, जगपति जोशी द्वारा इसको खोजा गया था। वहीं महत्वपूर्ण की बात कर लेंगे, एक हमारा आता है कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है। ये भी बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है। जैसे कालीबंगा की यदि मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में स्थित है और इसको बीबी लाल द्वारा खोजा गया था। वहीं रोपड़ पंजाब में स्थित है, ठीक है ना। रोपड़ जो है सतलज
जो एक सतलज नदी बहती है वो पंजाब रोपड़ किनारे स्थित है, ठीक है ना, उसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। वहीं बनावली की यदि मैं बात करता हूँ तो बनावली आपका हरियाणा के अंदर है, ठीक है ना, और इसकी जो खोजकर्ता थे वो रविंद्र बिष्ट थे। वहीं आलमगीरपुर जो कि अभी मैंने बताया हिंडन नदी के किनारे है और कहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, ये यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। इसके बाद में सुतकांगाडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, ओरेल स्टाइल द्वारा। और वहीं चौंदड़ो, ठीक है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण साइट है, यानी कि एक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो इन महत्वपूर्ण स्थानों को कौन कहाँ स्थित है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। लोथल गुजरात, धोलावीरा गुजरात। इसके बाद में कालीबंगा, एक राखलगढ़ी भी है। राखलगढ़ी कहाँ पे है, हम कह सकते हैं हरियाणा के अंदर। तो बनावली और राखलगढ़ी, बनावली ये वही है जहाँ पर हल्के साक्ष्य मिले थे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में कालीबंगा, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और इसका संबंध नक्काशीदार ईंट वहाँ से प्राप्त हुई थी, जुते हुए खेत भी वहीं से प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। इसके बाद में तो ये चीज़ें हमने आपको देखा। इसके बाद आगे देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में अगला आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष की हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो से हमें विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था, यानी कि इस सभ्यता का सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं इमारत, यानी कि एक जो निर्माणाधीन कोई एक भी क्या कह सकते हैं वो था, वो क्या था, विशाल अन्नागार, ठीक है ना, यानी कि वहाँ अन्न का भंडारण किया जाता था। वहीं मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार भी ये भी एक वहाँ से खोजा गया था, मोहनजोदड़ो से ही। मोहनजोदड़ो जिसको हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला हम कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में मोहनजोदड़ो से ही हमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति महादेव की मोहरें प्राप्त हुई है, उस समय जो मोहरें चलती थी। वहीं मोहनजोदड़ो से ही हमें दाढ़ी वाले योगी व पुजारी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई थी। अगला ये जो क्वेश्चन बनता है ये इस प्रकार बनता है कि इनका संबंध किस हम जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हड़प्पा एक नगर था, इसके बाद में मोहनजोदड़ो था, बनावली था, इसके बाद में राखलगढ़ी था, इसके बाद में हम कह सकते हैं ये अन्य जो जितने भी नाम है इनका संबंध किससे है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा। तो मोहनजोदड़ो विशाल अन्नागार भी वहीं से प्राप्त हुआ था। वहीं मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार यानी कि जो नहाने के लिए एक बड़ा स्थल था, वहीं मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी वहीं से प्राप्त हुई थी। और हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो से पशुपति महादेव की मोहरें भी प्राप्त हुई थी, यानी कि ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। वहीं दाढ़ी वाले योगी व पुजारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। हड़प्पा से, यानी कि जो हड़प्पा नगर था वहाँ से नटराज की नर्तकी रूप में प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी, यानी कि नटराज की मूर्ति थी नृत्यकी की, वो कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। वहीं कालीबंगा जो कि राजस्थान के अंदर है, जूते हुए खेत का साक्ष्य वहीं से मिलता है और नक्काशीदार ईंट भी वहीं से प्राप्त हुई थी। चलिए लोथल बंदरगाह के साक्ष्य जो कि गुजरात के अंदर है। इसके बाद में हम कह सकते हैं लोथल चावल की खेती के साक्ष्य, यानी कि लोथल से ही हमें चावल के अवशेष मिले थे, चावल के दाने मिले थे और हम कह सकते हैं कि वहीं से चावल का व्यापार होता था। वहीं धोलावीरा त्रिस्तरीय भवन नियोजन प्रणाली जो कि गुजरात में स्थित है, जिसको हाल ही फिलहाल में विश्व विरासत घोषित किया गया है। सुरकोतला घोड़े के अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त हुए थे। वहीं भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित एक गुफाएं है, ठीक है ना, वहाँ से हमें पशु पक्षी व मनुष्यों के चित्र दर्शाती हुई गुफाएं प्राप्त हुई है। और इस गुफाओं में ये जो दृश्य हमें प्राप्त हुए हैं, हम इन्हें देखकर कह सकते हैं। और हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भाव चित्रात्मक है, यानी कि ये एक ऐसी सभ्यता है जो कि इनकी कोई लिपि नहीं थी, बस केवल इन्होंने चित्र द्वारा अपने भाव को प्रकट किया है। तो इन्हें आज तक पढ़ा भी नहीं गया है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेंगे। इसके बाद में हमारा आ जाता है कि अगला क्वेश्चन कि फायान कौन था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक चाइनीज़ भारत में घूमने के लिए आया था और थोड़ा पढ़ने के लिए आया था, तो उसका नाम क्या था, फायान था। तो इसके बाद में भारत वो कब आया था, वो 399 ईसा पूर्व में वो ईस्वी में भारत आया था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, जिनको हम विक्रमादित्य भी कह देते हैं, ठीक है ना, 399 ईस्वी में, ठीक है ना। वहीं फायान कितने वर्षों तक भारत में रहा, फायान लगभग 13 वर्ष तक भारत में रहा। फायान किसके शासन काल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। वहीं इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों हम कह सकते हैं इसके, तो इसमें
ये हमने देखा किस प्रकार से। तो इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी पुस्तक थी? फोक्यों की, ये पुस्तक फाहियान द्वारा लिखी गई थी। चलिए इसके बाद में हिनशांग की बात कर लेते हैं। तो हिनशांग भी एक चाइनीज़ यात्री था, एक जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत में आया था, ठीक है ना। चलिए, तो चीनी यात्री था और ये जो 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है ना। और ये 15 वर्षों तक रहा। फाहियान 13 वर्षों तक रहा था। वहीं हर्षवर्धन के काल में जो हिनशांग आया था वो हम कह सकते हैं 15 वर्षों तक यहाँ पे अध्ययन किया। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? सी क्यों की, ठीक है ना। वहीं यदि हम फाहियान की बात करते हैं तो फोक्यों की, और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की, ठीक है ना। तो ये पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो सम्राट अशोक के कुछ से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बड़े महत्वपूर्ण हैं उनको अलग किया गया है। सबसे पहले यदि हम बात कर लेते हैं सम्राट अशोक की, तो जो इसका काल रहा था वो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक के बीच का जो समय था वो किसका रहा? अशोक का रहा, ठीक है ना। इसके बाद में अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो अशोक 273 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठने वाला सम्राट बना। वहीं जो हम कह सकते हैं अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ? 269 में आपका इसका हम कह सकते हैं ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। वहीं कलिंग युद्ध की यदि हम बात करते तो 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा गया, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो अशोक था, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और जितने भी हमारे हम कह सकते हैं और रक्तपात को देखकर उसने युद्ध से न लड़ने के लिए हथियार छोड़ दिए थे। चलिए वहीं देख लेते हैं। इसके बाद में कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? और इस अशोक के बारे में बताया किस भारत में सबसे पहले जो शिलालेख लिखने का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? अशोक ने किया था। और सबसे ज़्यादा शिलालेख किसके द्वारा लिखाए गए? अशोक के द्वारा लिखाए गए। इसमें शिलालेख भी थे, गुहा लेख भी थे और स्तंभ लेख भी थे। चलिए इसके बाद में ये जो कलिंग का युद्ध था वो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। वहीं अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसिपे द्वारा पढ़ा गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर आता है। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम अशोक के बारे में देखें कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा किसने दी थी, तो जो बौद्ध धर्म का एक अनुयायी कह सकते हैं हम उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म की इन्हें शिक्षा दी गई, ठीक है ना। इसके बाद में प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय उपाधि से कौन सुशोभित है? यानी कि ये किसके नाम है? ये दोनों के दोनों नाम किसके हैं? ये सम्राट अशोक के दोनों नाम है, ठीक है ना। तो इनको आपको याद रखना है। राजा के वेश में साधु किसे कहा जाता था? यानी कि जैसे 261 में कलिंग की लड़ाई के बाद में अशोक ने हथियार डाल दिए थे, तो उसके बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था और उन्हें ही हम साधु कह सकते हैं, सम्राट के रूप में साधु। इसके बाद में सद्धर्म प्रचार हेतु अशोक ने सिंगल द्वीप किसे भेजा? सिंगल द्वीप पर, यानी कि जो कि हम श्रीलंका में कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंगल द्वीप श्रीलंका का एक जो प्राचीनतम नाम है सिंगल द्वीप, वहाँ पर उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए वहाँ पर भेजा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ सांची के स्तूप कहाँ स्थित है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक द्वारा बनाया गया था। सांची का स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। वहीं सांची का स्तूप किसके आकार का है? तो अर्धवर्गाकार आकार का है। सांची स्तूप किसके शासनकाल को निर्धारित करता है? तो वो मौर्य काल को निर्धारित करने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में सारनाथ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सारनाथ का संबंध बौद्ध धर्म से ही है। तो सारनाथ का स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उस सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये भी अशोक ने बनवाया था। और जो सांची का स्तूप है वो उसका निर्माण भी अशोक द्वारा किया गया था। तो सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृति है? तो 4 पशुओं की आकृति है, ठीक है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं जिसमें 4 शेर ऊपर की ओर लगे हुए हैं। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह विद्यमान है? तो 4 सिंह विद्यमान है। चलिए सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? यानी कि ये एक मौर्य काल का उदाहरण है। ये मौर्य काल के समय की शिक्षा यानी कि सूचना देता है। वहीं 16 महाजनपदों का वर्णन जो कि हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथों से हमें प्राप्त हुआ है।
महाजनपदों का। तो 16 महाजनपद भारत के अंदर उस समय थे। तो सबसे पहले कंबोज जिसकी राजधानी हटक थी, इसके बाद में सुरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, वहीं अस्मक जिसकी राजधानी हम कह सकते हैं पोतेन या पोटली, इसके बाद में गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में पांचाल जिसकी राजधानी क्या थी, काम्पिल्य हम कह सकते हैं, वहीं चेदी की शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ जहाँ हम कह सकते हैं महाभारत का एक शीर्षक आता है, वहीं मत्स्य विराटनगर, ठीक है ना। चलिए वज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती वह स्थान है जहाँ पर बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा प्रवचन अपने किए थे, तो वो कहाँ है, श्रावस्ती, ठीक है ना। और श्रावस्ती के बारे में आज ये कहा जाता है कि सबसे जो इलिटरेचर है यानी कि निरक्षर है वो कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ निरक्षर था, वो श्रावस्ती में है। चलिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो चुकी है। अवंती, उज्जैनी, मल, इसके बाद में हम कह सकते हैं मल की है आपकी कुशावती, वहीं अंग की चंपा, इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे मगध की राजधानी, इसको हम गिरिब्रज या फिर राजगृह भी कह सकते हैं, ठीक है ना। काशी और वाराणसी, काशी की है कहाँ, वाराणसी, वहीं लास्ट में आपकी वत्स की कौशाम्बी, ठीक है ना। तो ये हमारे 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। एक बार फिर देख लेते हैं कंबोज, सुरसेन, अस्मक, गंधार, पंचाल, चेदी, कुरु, इसके बाद में मत्स्य, वजी, कौशल, ठीक है ना, आवंती, और हम कह सकते हैं मल, अंग, मगध, ठीक है ना। और ये हमारे काशी जिसे हम कहते हैं और वत्स, ये हमारे 16 महाजनपद। और ये अंगुत्तर निकाय यानी कि जो कि बौद्ध धर्म है उसके अंदर इनका वर्णन हमें मिलता है। इसके बाद में प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश का क्रमानुसार यानी कि जो एंशेंट पीरियड में यानी कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में यानी कि हम कह सकते हैं क्लास 6 में हम पढ़ते हैं, क्लास 6 के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उसके अंदर ये सारा का सारा चीज़ें है, आप देख लेना अपनी बुक में चेक करना, सब कुछ वही है। इसके बाद में देखेंगे कि प्रमुख सबसे पहले जो हर्यक वंश आता, ठीक है ना, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, ठीक है ना। और अंतिम बिंबिसार के बाद में जो सबसे इस वंश का हर्यक वंश का अंतिम जो शासक रहा वो नागदशक था, ठीक है ना। वहीं नागदशक को हराकर शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना करी, हम कह सकते हैं शिशुनाग, संस्थापक शिशुनाग। और इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था, महानंदिन। इसके बाद में नंदवंश की स्थापना करी, नंदवंश की स्थापना महापद्मानंद ने की, और अंतिम धनानंद जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हरा जाएगा, ठीक है ना। वहीं मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, और अंतिम जो शासक था वो भद्रथ था, किसका, मौर्य वंश का। वहीं मौर्य वंश के शासक भद्रथ को हराकर कौन, पुष्यमित्र शुंग यानी कि जो उसका कह सकते हैं जो महामंत्री था, उसने शुंग वंश की स्थापना करी, और इसका जो अंतिम वो था देवभूति था। चलिए इसके बाद में जो हमारा कण्वंश आ जाता है, कण्वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव था, और अंतिम जो राजा था कण्वंश का वो सुशर्मा था। वहीं सतवाहन वंश आ जाते हैं, इसमें इसका जो संस्थापक है वो सिमुख है, और अंतिम पुलुमयी तृतीय है, ठीक है ना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, संस्थापक हर्यक वंश बिंबिसार, शिशुनाग वंश की स्थापना नंद महापद्मानंद ने की थी, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। वहीं शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, वहीं कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा की गई थी। अंत में सतवाहन वंश की स्थापना जो की थी वो सिमुख द्वारा की गई थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है नेक्स्ट हमारा आता है कि हर्यक वंश का संस्थापक अभी हमने पढ़ा बिंबिसार। वहीं बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, उज्जैन बिंबिसार, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अजात शत्रु ये सब के सब किसको मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। वहीं बिंबिसार की हत्या किसने की थी, अजात शत्रु ने की थी। यानी कि जो हर्यक वंश है उसको हम पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो इसका संस्थापक था बिंबिसार, उसके पुत्र ने अजात शत्रु ने उसकी हत्या करी, उस अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार उद्दीन ने द्वारा की गई, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पितृहंता वंश कहते हैं। चलिए इसके बाद में अजात शत्रु किसका पुत्र था, तो वो बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु का उपनाम क्या था, कुणिक। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अजात शत्रु को क्या कहा जाता है, तो वो कुणिक कहा जाता था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का राजा कौन था, तो मगध का राजा उस समय अजात शत्रु था। और प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईस्वी में हुई वो राजगृह में किसके द्वारा की गई, अजात शत्रु द्वारा
की गई थी, ठीक है ना। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, हम आगे उसको देखने वाले हैं। 483 के अंदर, 383 के अंदर, 250-55 के लगभग ईसा पूर्व, और इसके बाद में 1 ईस्वी में ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उनको हम देखेंगे बाद में। चलिए, इसके बाद में अजातशत्रु की हत्या किसने करी थी? इसके पुत्र उद्दीन द्वारा की गई थी। उद्दीन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था। वहीं पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यानी कि जो पाटलिपुत्र था उसकी स्थापना, उसका निर्माण उद्दीन द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो चलिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? अभी हम पढ़ के आए, नागदशक। चलिए, तो आगे देख लेंगे, ठीक है ना। धोलावीरा कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया था, गुजरात में स्थित है। वहीं सिंधु पशुपति महादेव की मोर किस सभ्यता का परिचायक है? तो अभी हमने बात करी थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता का परिचायक है। वहीं सिंधु घाटी के लोग द्वारा कौन सी धातु में प्रयोग ला गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, तो कांस्य से वे भली भांति परिचित थे। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या कहलाती है? भाव चित्रात्मक थी, ठीक है ना। इसके बाद में वर्ज किस देव का मुख्य अस्त्र था? तो ये इंद्र का है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? ये आपके 10 मंडल हमारे ऋग्वेद में होती है। इसमें 1028 सूक्त है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद की स्थापना, यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और यदि हम वेद की बात करते हैं तो वेदों की रचना जो की थी वो वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी। तो 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद है, ठीक है ना। तो ये 4 वेद हम पढ़ेंगे, देख लेंगे, पढ़ा भी है हमने। ऋग्वेद संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था? यानी कि इसकी जो लैंग्वेज थी, इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है ना। इसके बाद में त्रिपिटक किसके पवित्र पुस्तक थी? तो ये आपका त्रिपिटक हमारे आपके जैन की थी। इसके बाद में पढ़ लेंगे, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि महापरिनिर्वाण उसकी मृत्यु को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए, तो धर्मचक्र परिवर्तन पहला उपदेश। चलिए, इसके बाद में तीसरी बौद्ध संगति कहाँ बुलाई गई थी? तो तीसरी जो बौद्ध संगति थी वो हमारी सबसे पहली, यदि हम बात करें तो सबसे पहली तो हमारी राजगृह में हुई थी, फिर पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि एक कालाशोक द्वारा बुलाई गई थी 383 BC में, ठीक है ना। चलिए, तो बुद्ध का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो वर्धमान का जो नाम है आपका किसका है? ये है महावीर स्वामी का। तो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और शाक्य मुनि, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है ना। प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में अधिकतम हुआ? ठीक है ना। तो ये आपका हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है ना। तो जैन धर्म का प्रसार बड़ा महत्वपूर्ण हुआ, और उसी के काल में जो हमारा जो जैन धर्म था वो पीताम्बर और श्वेताम्बर में 2 धर्मों में टूट गया था, ठीक है। जिसके एक अनुयायी स्थूलभद्र थे और दूसरे अनुयायी क्या थे? भद्रबाहु थे। चलिए, वहीं देख लेते हैं, महावीर के संदर्भ में असत्य युगम का चयन करें तो महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से चयन करना है, नहीं वहीं हुआ था। इसके बाद महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ जो कृतक कुल के थे, नहीं ये वज्जी कुल के थे, तो ये गलती आपका हो गया। महावीर की माता का नाम क्या है? त्रिशला है, चेटक की बहन थी, बिल्कुल सही है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाता है। वर्धमान हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हम कह सकते हैं पावापुरी। इसके बाद में जैन धर्म की पहली सभा कहाँ हुई थी? तो हम कह सकते हैं पावापुरी में। निम्न में से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो झांसी है। लोथल भी है, कालीबंगा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, अभी हम पढ़ के आए हैं। वहीं वैदिक काल के दौरान भारत के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो वे आर्य कहलाते हैं। वैदिक सभ्यता के कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध काल का प्रतिनिधि नहीं करता? ठीक है ना। तो ये इसमें से आपका बौद्ध स्तूप, विहार, चैत्य और स्मृति चिन्ह उसका, यानी कि बौद्ध धर्म, ये स्तूप भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, विहार भी और चैत्य भी, ये तीनों के तीनों बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। कौन सा? डी ऑप्शन इसका हो गया। इसके बाद में महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था आपका? त्रिशला था। और महात्मा बुद्ध की बात करें तो महामाया। चलिए, तीसरी बौद्ध संगति ये आपका हो गया। इसके बाद में महावीर स्वामी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24 जो कि 24वें नंबर के थे, तो कौन थे वे? आपके महावीर स्वामी थे, ठीक है ना। इसके बाद में महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में हुआ था। वहीं
चलिए तो देख लेते हैं इसके बाद में महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो वो कृतक कुल में हुआ था, ठीक है ना। चलिए महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था, और इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। वहीं माता का नाम त्रिशला देवी था। वहीं इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, यशोदा था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको याद कर सकते हो। स्वामी महावीर जो इनकी पुत्री थी अनोजा प्रियदर्शनी, ये इसकी पुत्री का नाम है, ठीक है ना। महावीर स्वामी ने किस आयु में ग्रह को त्याग किया था, तो वो हम कह सकते हैं 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने ग्रह को त्याग किया था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी, तो वह 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। चलिए महावीर स्वामी से संबंधित ये क्वेश्चन हमने देखे, ठीक है ना। तो चलिए अब ये कुछ तुलनात्मक चीज़ें हैं जो कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से संबंधित है। वहीं जन्म और मृत्यु की बात करते हैं तो जो महावीर स्वामी का जो जन्म ये तो महात्मा बुद्ध का है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था हम कह सकते हैं 563 BC में हुआ था। वहीं इनकी जो मृत्यु हुई थी जब पहली बौद्ध संगति हम कह सकते हैं अजात शत्रु द्वारा बुलाई गई थी 483 ईस्वी में, तब इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वहीं जो जन्म की बात करते हैं महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC से लेकर 468 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं बचपन का नाम इनका महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी का क्या था, वर्धमान था। वहीं पिता का नाम शुद्धोधन और इनका पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। माता की बात करें तो महामाया और वहीं त्रिशला देवी। इसके बाद में यशोधरा और इसका क्या नाम था, यशोदा, ठीक है ना, पत्नी का नाम। वहीं पुत्र का नाम राहुल और इनका क्या था, प्रियदर्शनी, ठीक है ना, ये इसकी पुत्री का नाम था। चलिए ये महावीर स्वामी के बारे में हमने कुछ तुलनात्मक देखे। चलिए तो ये बौद्ध संगतियाँ बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। तो जैसे कालक्रम के अनुसार लगा लेंगे तो पहले सबसे पहली जब महावीर हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तब 483 ईसा पूर्व में राजगृह, ठीक है ना, राजगृह जो कि उस समय मगध की राजधानी थी, उस शासन काल में किसने कराई थी, अजात शत्रु ने कराई थी, ठीक है ना, जो कि हर्यक वंश का था, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसके बाद में 383 ईसा पूर्व यानी कि 100 साल बाद में वैशाली में बौद्ध संगति लगती है दूसरी, और किसके काल में लगती है, कालाशोक के काल में लगती है। वहीं जो 250 और 55 BC ये दो लगभग डेट आ जाती है ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ लगती है, पाटलिपुत्र में लगती है, और वो किसके काल में लगती है, हम कह सकते हैं अशोक के काल में लगती है। वहीं इसमें डाउट है, इसमें भी कहीं कहीं 1 ईस्वी में आ जाता है, कहीं 72 ईसा पूर्व में आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 ईस्वी में जो 4th यानी कि चौथी बौद्ध संगति लगती है, ठीक है ना, वो कहाँ लगती है, कुंडलवन कश्मीर में लगती है। और इसका किसके समय में लगती है, हम कह सकते हैं कनिष्क के समय में लगती है। तो ये आपके बड़े महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। तो इनके अध्यक्ष भी इसमें दिए गए हैं, जैसे जो पहली बौद्ध संगति है उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति के सबकमीर, ये आपका हो गया। इसके बाद में तीसरी बौद्ध संगति में मोगलिपुत्र, ये आपका हो जाता है। और वहीं जो 1 ईस्वी में बौद्ध संगति 4th होती है उसका जो अध्यक्ष था वो वासुमित्र जी को माना जाता है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्षर आते हैं, इनको हमें याद करना है। इसको याद करने की एक थोड़ी सी एक आइडिया है, ए के, ठीक है ना, इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में हमारा सिंधु सभ्यता के बाद में हमारा जो वैदिक काल आता है, और वैदिक काल के अंदर इससे हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे जैसे मैंने बताया वेदों की जो रचना की थी महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी, और इनका जो संकलन किया गया था, जैसे ऋग्वेद की 4 वेद का संकलन किया था। सबसे पहले की बात करते हैं तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम है, और इसमें अनेक ऋषियों द्वारा अपने सुप्त लिखे गए। जैसे हम कह सकते हैं विश्वामित्र द्वारा भी कुछ सुप्त, इसमें कुछ मंडल लिखे गए। इसके बाद में जो गुरु वशिष्ठ थे उनके द्वारा भी, और अन्य ऋषियों के द्वारा भी इसमें अपना योगदान दिया गया। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 10 मंडल है। वहीं ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक है, 128 सुप्त है, जिसे हम सुप्त कहते हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, मंत्रों की संख्या 10,600 के लगभग है। वहीं गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के अंदर ही गायत्री मंत्र है, ठीक है ना।
इसके बाद में अस्तोमा सदगमय, ये कहाँ से ले गया है? ये ऋग्वेद से ले गया है। ऋग्वेद के रचनाकार, ये इसमें कोई मुझे डाउट सा है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है? मंत्र, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सुप्त है। ऋग्वेद में क्या समाविष्ट है? ईश्वर की प्रति भजनों का संग्रह, यानी कि ईश्वर की स्तुति उपासना इसी के अंदर है। वहीं ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यानी कि इसमें चारों वेद के क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, और ऋग्वेद का क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ के आए हैं वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये क्वेश्चन डिस्कस हमने कर ही लिए थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्र ऐतिहासिक युग। तो हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद में आद्र ऐतिहासिक काल, और हमारा जो लास्ट का आता है हम कह सकते हैं जिसका कि हमें 3 एक प्रकार से कह सकते हैं ऐतिहासिक, यानी कि प्राग ऐतिहासिक वो एक ऐसा काल था जिसकी ना कोई लिपि थी, ठीक है ना, और ना ही उसको कोई पढ़ पाता था, तो लिपि तो उसकी थी नहीं। तो लेकिन आद्र ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसकी अपनी एक लिपि थी, भावचित्रात्मक, लेकिन आज तक उनको पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल तो हम सभी को पता ही है कि जो आज का जो काल चला हुआ है उसमें उनकी लिपि भी थी और उनको आसानी से पढ़ा जा सकता था। तो सिंधु घाटी का समय जो माना जाता है लगभग 2400 ईसा पूर्व से लगाकर 1750 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। लगभग माना जाता है, तो हर बुक में अलग अलग ये दिया गया है, लेकिन लगभग यही है। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर 3 देशों तक फैली हुई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का नहीं है, नेपाल का इसका ऑप्शन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यानी कि मोहनजोदड़ो, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर, हड़प्पा तो एक नगर सबसे बड़ा है ही है, और उसके अंदर भी क्या था? मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? वो माना जाता है अल्हादीनो, ठीक है ना, ये सबसे छोटा स्थल है। वहीं प्राचीन हड़प्पावासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो वे इसमें भी हमारा सुमेरियन भी हम इन्हें कहते हैं, द्रविड़ भी हम इन्हें कहते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, ठीक है ना। सुमेरियन और द्रविड़ भी इनको कहा गया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अब हर्षवर्धन से देख लेंगे। हर्षवर्धन की यदि हम बात कर लेते हैं तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी, ठीक है ना। इसके बाद में हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था? तो वो प्रयाग में, ठीक है ना, जिसका पुराना अभी नाम बदला था इलाहाबाद का, प्रयागराज। प्रयाग के अंदर द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को ही माना जाता है, जिसके बाण भट्ट, जिसका क्या था, एक कवि था जिसने हर्षचरित्र लिखा था। चलिए आओ आगे देख लेंगे। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हर्षवर्धन को जाता है, जो कि 12 साल में लगता है। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? तो ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ठीक है ना, जिसने हर्षचरित्र लिखी थी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में कदम्बरी और हर्षचरित्र रचना किसने करी थी? बाण भट्ट ने करी थी, जो कि हर्षवर्धन के समकालीन था, और ये भी क्लास 6 का ही क्वेश्चन है। कदम्बरी। संस्कृत नाटक रत्नावली के लेखक कौन है? तो ये भी हर्षवर्धन है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ये साहित्यकार था, और ये हम कह सकते हैं एक प्रकार से साहित्य को क्या करता था? ये पसंद करता था, ठीक है ना। तो इसमें संस्कृत नाटक रत्नावली का लेखक कौन है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर्षवर्धन, ठीक है ना। प्रियदर्शिका किसकी कृति है? तो वो हर्षवर्धन की कृति है। नागानंद नामक नाटक के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन है। चलिए तो देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कनिष्क के दरबार के प्रमुख विद्वान, तो सबसे पहले है अश्वघोष, जो कि जिसने बुद्ध चरित्र की रचना करी थी। वासुमित्र जिसने कि महाविभाषा शास्त्र की रचना करी थी। वहीं नागार्जुन, जो कि एक गणितज्ञ थे, माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। वहीं चरक, जिसका संबंध किससे है? चरक शास्त्र से, यानी कि चरक संहिता से है। तो ये 4 कनिष्क के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। चरक का संबंध चरक संहिता से है, नागार्जुन का माध्यमिक सूत्र से है। वहीं वासुमित्र का संबंध विभाषा शास्त्र से है। और अश्वघोष की बात करते हैं तो बुद्ध चरित्र का संबंध इन्हीं से है, ठीक है ना। तो चलिए कुषाण वंश की बात कर लेते हैं। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजिल कड़फेसिस। कुषाणों का संबंध किससे है? यानी कि बेसिकली चीन की यूजी जाति से ये बिलोंग करते हैं।
कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क को माना जाता है। कनिष्क किस धर्म का मानने वाला था? तो वो बौद्ध धर्म का मानने वाला था। कनिष्क का राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। कुषाणों का द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो वो मथुरा के अंदर थी, ठीक है ना। इसके बाद में गंधार कला का विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो वो कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास हुआ था। वहीं शक संवत कनिष्क के काल में ही हुआ था। वहीं शक संवत भारतीय कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? तो वो 78 ईस्वी में हुई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक का कौन था? तो वो वासुदेव, ठीक है ना। तो ये वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। तो ये हमारे कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद में हम आगे भी जीके के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने देखी, ठीक है ना, जो कि आपकी जीके की दृष्टि से भी, और ये जितनी भी सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी ये सब के सब एंशिएंट हिस्ट्री में है। और जो क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक है एसएसटी की हिस्ट्री में, ये सारी की सारी सबसे पहले उसका जो फर्स्ट लेसन है वो सैंधव सभ्यता है। इसके बाद में वैदिक काल है, ठीक है ना। और वैदिक काल के बाद में ये सारी की सारी चीज़ें आती है। ये सारी की सारी हमने चीज़ें पढ़ी। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और जीके के ये जो कुछ बूंदें हमने निकाली है, बड़ी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन थे, ये बड़े चुने हुए क्वेश्चन थे। तो इनको आप अच्छे से पढ़ना और इनकी तैयारी करना, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर ये आपकी परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।